स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है कि सर आप इसी प्रकार से पूरा सिलेबस कराएंगे, तो मैं इतना कह देता हूं कि आपके लाइक और शेयर, आप जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आपके कमेंट आएंगे। जब आप ज्यादा हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम आप पर निर्भर करते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम उसी उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स सार गर्भित कम शब्दों में आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये उत्साह, हमारा हिम्मत आप लोगों की वजह से, आप जितना हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को जो बायोलॉजी का लाभ उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो नीट के एग्जाम देने वाले हों, यहाँ तक कि मैंने आपसे कहा है जो 11th वाले बच्चे हैं, इस बार हमारा NCERT जो है फिर से लागू होगा राजस्थान बोर्ड में भी, तो वो पूरा जो है लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि 12th में जो वीडियो हमने डाले हैं, अब तक लगभग 70 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उन सभी वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। 11th वाले बच्चे भी 12th के लिए तो है ही है वो पूरा। तो इसलिए मैं ये इंश्योर करना चाहूंगा कि हमारी क्लासेज इसी प्रकार कंटिन्यू चलेगी। आप हमें पूरा साथ दीजिए, हम आपको पूरा बढ़िया से बढ़िया जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट्स होगा, बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपकी वो शूट होगी। यहाँ पर सारी जो है आपके सॉल्यूशंस जो है, आगे हम क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे आपके लिए। क्वेश्चंस के आपका जो अलग से वो बनाया जाएगा और उसके अनुसार आपके जितने भी क्वेरीज होंगी वो सब सॉल्व होंगी। तो आज का जो वीडियो है, मानव आर्तव चक्र हमारा चल रहा था चैप्टर, मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, आज हम उसका तीसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने विभिन्न हार्मोन्स को चित्र के माध्यम से ये समझाया था कि किस प्रकार कौन से हार्मोन का लेवल किस कम ज्यादा होता है और जो रज चक्र है उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आज का जो वीडियो है हमारा, वो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, प्रसव और दुग्ध स्रावण, अर्थात जो गर्भावस्था जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद शिशु का जन्म होता है, उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। और वो प्रसव प्रक्रिया कौन कौन से हार्मोन के द्वारा यानी निर्भर करती है, उत्तरदायी है, कौन से हार्मोन उसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में प्रसव अवस्था के बाद में जो दुग्ध स्रावण यानी लैक्टेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन क्या होता है। प्रसव, पार्ट्यूरेशन। प्रसव को समझने के लिए सबसे पहले हम गर्भकाल की बात करते हैं, गेस्टेशन पीरियड। गर्भकाल दैट इज गेस्टेशन पीरियड। तो क्या होता है गर्भकाल, पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। मानव में निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि, ध्यान रखना, मानव में निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि, यानी निषेचन जब हो जाता है उसके बाद प्रसव अवस्था तक की जो समय अवधि है वो कहलाती है गर्भकाल। राइट, गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि आदि हम इसको कह सकते हैं। मानव में ध्यान रखना, गेस्टेशन जो पीरियड है वो कितना होता है भाई, सामान्य भाषा में हम इसको कह देते हैं 9 माह का। ठीक है, अगर मान लीजिए वीकली आपसे पूछा जाए तो ये 38 वीक यानी 38 सप्ताह। इसके अलावा इसको अगर दिनों में बताएं तो हम 266 दिन, देखिए अपने बोर्ड की बुक में 266 दिन है, लेकिन ये वेरी करता है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पर आप 266 से लेकर 270 दिन कह सकते हैं, हो सकता है, और ये डिपेंड करता है हार्मोनल। मैंने कहा कई बार कम ज्यादा होने से भी ये अवधि कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो एबनॉर्मल कंडीशन है, ध्यान रखना। नॉर्मल कंडीशन में 9 माह 38 सप्ताह 266 से 270 दिन होता है।
राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रसव तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि से प्रेरित होता है। अब प्रसव क्रिया होगी कैसे, तो ये ध्यान रखना, ये किसके द्वारा प्रेरित होगी, ये हमारा तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन और साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो क्रिया है यानी एंडोक्राइनल ग्लैंड और हमारा ब्रेन दोनों मिलकर इस क्रिया को प्रेरित करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है, फीटल जो है, जो गर्भ पल रहा है यूट्रस के अंदर, जब वो कंप्लीट विकसित हो जाता है, ध्यान रखना जब पूरा विकसित होगा, पूर्ण विकसित गर्भ वह अपरा अर्थात जो प्लेसेंटा होता है जिसको नाल कहते हैं, नोड कह देते हैं, ठीक है, तो गर्भ पूर्ण विकसित गर्भ वह अपरा से प्रसव प्रेरण के संकेत यानी प्रसव प्रेरण के जो संकेत हैं यानी प्रसव क्रिया जो होगी उसके जो संकेत हैं वो कहां से आएंगे, वो पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से चालू होंगे और वो मैसेज एक प्रकार से फीडबैक मैकेनिज्म की तरह कार्य होता है, जिस प्रकार यानी जैसे ही वो संकेत जाते हैं तो उन संकेतों को हम क्या कहते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने रेड कलर से आपको इसको दिखाया हाईलाइट। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो गर्भ को उत्क्षेपण प्रतिवर्त के रूप में जो है संकेत जो है दिए जाते हैं, मस्तिष्क को दिए जाते हैं गर्भ के द्वारा, जब वो कंप्लीट हो जाता है उस संकेतों को कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। तो एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन की तरह कार्य करते हैं, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया काम करती है। तो जैसे ही संकेत आते हैं मस्तिष्क के अंदर, तो मस्तिष्क में क्या होगा, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि है, उससे पहले हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट करेगा पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि के जो पश्च भाग है उससे हम जानते हैं कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा और किसको प्रेरित करेगा, ये यूट्रस में संकुचन को प्रेरित करेगा, जो बच्चेदानी जिसको हम कह रहे हैं उसमें संकुचन यानी संकुचन को प्रेरित करेगा, और वो संकुचन बहुत तेज होंगे और उन संकुचन को कहते हैं हम प्रसव पीड़ा, राइट, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। तो लेबर पेन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन और इसको पिटोसिन भी नाम देते हैं, ऑक्सीटोसिन पिटोसिन। तो ये प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, बहुत तेजी से संकुचन उत्पन्न करेगा यूट्रस के अंदर, जिसके कारण क्या होता है हम जानते हैं, जब संकुचन होता है तो जो गर्भ प्रसव नाल से बाहर निष्कासित होता है, जो गर्भ है वो प्रसव नाल से बाहर निष्कासित होता है और उसको पुश किया जाता है, जिससे क्या होता है, शिशु का जन्म संभव होता है, यानी जिस शिशु का जो बर्थ है वो पॉसिबल होता है, और इसी क्रिया को प्रसव या पार्टुरेशन कहते हैं। इस क्रिया को प्रसव या पार्टुरेशन कहते हैं, यानी शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो यहाँ से हमने कई चीजें देखी। इसके बाद यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो आजकल वर्तमान में आधुनिक समय में जो हम कह सकते हैं कि यदि प्रसव पीड़ा कम उत्पन्न होती है, कई बार हार्मोन कम सीक्रेट होने से, तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए मीसोप्रोस्टोल या पिटोसिन का इंजेक्शन बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ताकि प्रसव पीड़ा तेज हो सके और बर्थ को यानी जल्दी यानी सुगम बनाया जा सके, यानी प्रसव पीड़ा आसानी से हो सके, यूं कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दुग्ध श्रावण यानी लैक्टेशन। जब प्रसव पीड़ा हो जाती है, प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे मिल्क का सीक्रेशन होता है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि पहले क्यों नहीं होता है जबकि मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर गर्भावस्था से 5वें सप्ताह से प्रसव काल तक, यानी जो गर्भावस्था आती है रोपण के बाद 5वें सप्ताह से लेकर प्रसव अवस्था तक PRL यानी जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, वो हार्मोन क्या करता है, दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये सिर्फ दुग्ध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन
बल्कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी जो है एक प्रकार से प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मिल्क के लिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और उनमें मिल्क जो है उनकी पुटिकाएं जो अपन पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था किस प्रकार जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनमें पुटिकाएं होती हैं और उनके अंदर मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए पीआरएल हार्मोन है, तो ये तो बनता रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रसव अवस्था आती है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, इसको दूध स्राव के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान रखना दोनों हार्मोन का अलग अलग रोल है। ये मिल्क बनाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन इसके स्राव को यानी वहां से रिलीज करने के लिए कौन प्रेरित करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये प्रसव के बाद, प्रसव अवस्था के बाद होगा, इसलिए जो दूध का स्राव है वो प्रसव के बाद ही होता है। प्लेसेंटा से HCST यानी ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी जो है इनके डेवलपमेंट के लिए जो है कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन प्लस तंत्रिकी हार्मोन प्रतिवर्त, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आखिर जो मिल्क सीक्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार की प्रतिवर्त हार्मोन प्रतिवर्त क्रिया है। जैसे हमने कहा प्रसव अवस्था प्रतिवर्त क्रिया है, इसी प्रकार दूध श्रावण आप देखते हैं जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको यानी मेमोरी ग्लैंड्स के लिए माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है। तो बच्चा जब दूध पीता है तो इनको हम मिलाकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्लस तंत्रिकी हार्मोन, तो वहां से एक मैसेज जाता है माँ को तंत्रिकाओं के द्वारा ब्रेन के अंदर, उससे क्या होगा, वो कहलाते हैं चूषण प्रतिवर्त। उसे हम क्या कहते हैं, चूषण प्रतिवर्त या निष्कासन प्रतिवर्त। तो इनको सम्मिलित रूप से हम चूषण प्रतिवर्त या निष्कासन प्रतिवर्त कहेंगे, यानी दूध निष्कासन के लिए एक रिफ्लेक्स काम कर रहे हैं। चूषण यानी बच्चा जब दूध का शक करता है, मिल्क सीक्रेशन यानी मिल्क ग्लैंड को शक करता है, तो वहां से चूषण प्रतिवर्त डेवलप होते हैं और ब्रेन में जाकर जो पीयूष ग्रंथि है उसको एक्टिवेट करते हैं, उससे दूध का स्राव होता है, मिल्क सीक्रेट होता है। ये तो फीड मैकेनिज्म वाली प्रक्रिया है। जितना बच्चा मिल्क का यानी फीडिंग करेगा उतनी ही ज्यादा मिल्क जो है डेवलप होगा। माँ के जो है पोषण का भी इसमें जो है महत्वपूर्ण रोल है। जितना माँ पोषण अच्छा लेगी, अच्छा जो है भोजन डाइट लेगी, तो उतना ही दूध का सिक्रेशन होगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद तो ये प्रक्रिया हो गई मिल्क सिक्रेशन, लैक्टेशन। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रम या नव दूध क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनेगा आपके। तो जो कोलेस्ट्रम होता है जिसको हम नव दूध कहते हैं, वास्तव में स्तनों से निकला प्रथम गाढ़ा पीला दूध। ध्यान रखना ये पीले रंग का होता है, हल्का सा गाढ़ा होता है, पीले रंग का है, इसी को हम नव दूध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। नव दूध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें शर्करा होती है और इसमें इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडी होती है। प्रोटीन हम जानते हैं केसीन प्रोटीन होता है जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन माना जाता है। लैक्टोज शर्करा होती है, दोनों पोषण के लिए अच्छा सोर्स है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को प्रथम 6 माह अनिवार्य रूप से यानी जो है मिल्क सिक्रेशन जो हो रहा है वो कराना चाहिए, फीडिंग कराना चाहिए, यानी दूध पान स्तनपान कराना चाहिए और कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए बाहर की। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी ए होती है, ये रोगों से लड़ने की क्षमता देती है बच्चे को। ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं के द्वारा 6 महीने के बाद आप साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ये मैक्सिमम कितना भी आप पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीना अनिवार्य है। हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इस बात को कहता है कि 6 महीने अनिवार्य रूप से शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। उससे उसके पूरे जीवन के लिए जो है एंटीबॉडी रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा डेवलप होती है। साथ ही साथ उसको भोजन और जो है उसका जो पोषण है वो अच्छा होता है और वो आगे का जो विकास है उसका बढ़िया रहता है, तेजी से होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। ध्यान रखना यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि जो इम्यूनोग्लोबिन ए है, प्रतिरक्षी ए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
कोलेस्ट्रॉम से डेवलप होने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, तो वो है इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आपका बनता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नवदूत होता है, जिसको खीस भी कहते हैं, खीस, तो ये जो है बहुत ही बच्चे के लिए पोषक और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, कंप्लीट पोषण जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो था हमारा वो प्रसव और दुग्ध स्राव के ऊपर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी कमेंट, आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। और कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप उस पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा कमेंट हम बनाकर देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।